हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं पुरुष आयोग की। पुरुष आयोग जिसकी मांग बहुत समय से हो रही है। आप में से अधिकतर लोग भी बार बार कमेंट करते हैं कि सर पुरुष आयोग बनना चाहिए और बहुत सारी संस्थाएं भी इस प्रयास में हैं कि पुरुष आयोग बन जाए। अब दोस्तों ये जो पुरुष आयोग है इसके विश्लेषण की आज हम इसमें बात करेंगे कि क्या जो पुरुषों के साथ गलत हो रहा है, पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, इसके लिए वास्तव में पुरुष आयोग की जरूरत है। यानी कुल मिलाकर के हम आज के इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे पुरुष आयोग का कि पुरुष आयोग कारगर साबित हो सकता है या नहीं, और यदि नहीं हो सकता तो फिर इसके ऑल्टरनेट क्या क्या हो सकते हैं जिनके लिए हमें अभी से मांग करनी चाहिए ताकि वो चीजें लागू हो सके और आप लोगों को उसका फायदा मिल सके। और यदि पुरुष आयोग कारगर हो सकता है तो फिर पुरुष आयोग के लिए हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। मतलब कुल मिला के वीडियो विश्लेषण का और बहुत ही आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप ये जानकारी नहीं लेंगे कि आपका बचाव कैसे हो सकता है तब तक सिर्फ आज के समय के जो कानून बने हुए हैं जिनसे आप प्रताड़ित हैं केवल उनके बारे में जानना कि आप कैसे बचेंगे तो वो आपके हित में नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा कि और नया और अच्छा आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये आखिरी तक देखना। आखिरी में मैं आपको इसमें उपाय भी बताने वाला हूं कि आप लोगों के साथ गलत हो रहा है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पुरुष आयोग या कोई भी कानून वो सब इतना जल्दी नहीं बनता, समय लगता है, प्रोसीजर होती है, सालों भी लग सकते हैं। और आप देख ही रहे हैं कितने सालों से पुरुष आयोग की मांग हो रही है, अब तक भी नहीं बन पाया है, आगे भी हम नहीं जानते कितना समय लगे, या जो और उपाय भी मैं आपको बताने वाला हूं उसमें भी पता नहीं कितना समय लगे। इसलिए तब तक कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट तो अपने पास होना चाहिए कि हम अपना बचाव कर सकें। तो आज के इस वीडियो में वो ऑल्टरनेट भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अब दोस्तों देखिए, जो विश्लेषण की बात होती है तो हर एक व्यक्ति का व्यू अलग हो सकता है। दोस्तों 4 नवंबर 2020 को जब रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट आया था उस पर यूट्यूब पर वीडियो बने कि अब पत्नियों के लिए भरण पोषण लेना नहीं होगा आसान। अभी भी आप देखेंगे उस समय के वीडियो तो आपको सारे वीडियोज वही मिलेंगे। उस समय पर जब उस जजमेंट का मैंने विश्लेषण किया था तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये वीडियो जिससे पति खुश हो रहे हैं ये एक्चुअल में पति के खिलाफ है, और उसे मैंने 2 पार्ट में बनाया था। तो लोगों ने उसमें बहुत भला बुरा बोला, बहुत सारे कमेंट्स नेगेटिव आए, लेकिन वो मेरा अपना विश्लेषण था। लोगों ने यहां तक बोला कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील जिसको पतियों के लिए अच्छा बता रहे हैं, ये वकील साहब इन्हें कुछ पता ही नहीं है, ये इसको बुरा बता रहे हैं, पर वो मेरा विश्लेषण था। और आज दोस्तों आप देख सकते हैं 8-9 महीने के बाद एक्चुअल में पति के साथ क्या हो रहा है। वो सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है रजनीश वर्सेस नेहा की वजह से। कारण उसको अपना एफिडेविट देना पड़ता है, एफिडेविट में एक छोटी से छोटी चीज भी खोलनी पड़ती है, प्लस उसको अपनी प्रॉपर्टी जिस वजह से ट्रांसफर करानी पड़ रही है जिसमें लाखों रुपया खर्च हो जाता है पति का। क्योंकि यदि उसके पास प्रॉपर्टी है तो उसको एफिडेविट में शो करनी पड़ेगी, वो उसका स्टेटस बहुत बड़ा करके दिखा देंगी जिसकी वजह से उसे मेंटेनेंस में नुकसान हो रहा है। तो आज सारे पति जो इस दौर से गुजर चुके हैं इंट्री मेंटेनेंस में, उन्हें पता होगा कि उनके लिए रजनीश वर्सेस नेहा कैसा रहा है। और आज सिर्फ पति ही नहीं, आज बहुत सारे वकील भी ये मान रहे हैं कि ये अननेसेसरी चीजें बीच में पड़ गई है कि इससे लड़के को फायदा होने की जगह नुकसान ही हुआ है। तो वो विश्लेषण आज के समय कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है और लोग उसको मान भी रहे हैं कि हाँ भाई ये दिक्कत वाली बात है। तो इसी तरह से दोस्तों कुछ भी काम अगर हम करने जा रहे हैं पहले उसको विश्लेषित कर लिया जाए कि उसके परिणाम क्या होंगे। तो ये जो पुरुष आयोग है हम इस पर बात करते हैं। देखिए पुरुष आयोग बन गया, मान लेते हैं। अब बनने के बाद पुरुष आयोग या कोई भी आयोग, उसकी प्रक्रिया ये होती है कि आप अगर प्रताड़ित हैं तो वहां आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। जैसे कि महिला आयोग में, वुमेन सेल में महिला अपनी कंप्लेंट देती है, ऐसे पुरुष आयोग में आप कंप्लेंट देंगे कि हमारे साथ ये हुआ और इस तरह से हमारी पत्नी ने हमको प्रताड़ित किया। अब दोस्तों पुरुष आयोग का मतलब ये नहीं है कि महिला की बात नहीं सुनी जाएगी। महिला को नोटिस भेजा जाएगा या बुलाया जाएगा कि आप आइए, आपके पति ने ऐसी कंप्लेंट दे रखी है, आप बताइए आपका क्या कहना है। महिला भी वहां अपनी बात कहेगी। अब महिला जो बात कहेगी वो वही सब बोलेगी जो वो महिला आयोग में बोलती है। दोनों की बात सुनी जाएंगी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगी इसमें, और कोशिश पुरुष आयोग की भी यही रहेगी कि दोनों का कॉम्प्रोमाइज करके सुलटा करके मामले को उनको घर भेज दिया जाए। अब दोस्तों क्या हुआ, लास्ट में पुरुष आयोग का काम खत्म हुआ रिपोर्ट बनाने पे, जैसे महिला आयोग का काम खत्म होता है रिपोर्ट बनाने पे। अब महिला आयोग के अंदर क्या क्या गलत होता है आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं यहाँ वीडियो में कहना नहीं चाहता। इसी प्रकार से पुरुष आयोग में भी कोई गारंटी नहीं है कि ये गलतियां नहीं होंगी, ये सब नहीं होगा, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार तो व्याप्त है ही। तो आप कुछ नहीं कह सकते आगे जाकर के क्या होना है। चलिए मान लेते हैं, चलिए रिपोर्ट दे दी पुरुष आयोग ने, उसके बाद मामला गया पुलिस के पास। अब एफआईआर पुलिस को ही दर्ज करनी है। कानून वही है 498A, 377, 354, और डीवी एक्ट भी वैसे ही है 2005, मेंटेनेंस भी वैसे ही है 125। यानी कानूनों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव सिर्फ इतना सा हुआ कि पहले काउंसलिंग आपकी महिला आयोग में होती थी, अब आपकी काउंसलिंग पुरुष आयोग में भी होगी, यानी दोनों जगह होगी। महिला आयोग अपनी रिपोर्ट भेजेगा, पुरुष आयोग अपनी रिपोर्ट भेजेगा, और पुलिस उन रिपोर्टों के बेस पे एफआईआर दर्ज करेगी।
और एफआईआर जब दर्ज होगी तो इन सारी धाराओं में दर्ज होगी, कानून वही है, कानून में कोई बदलाव नहीं है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं 100% सही हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरा विश्लेषण है कि आपको इससे कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला है। अब दोस्तों इसके ऑल्टरनेट के रूप में अगर हम बात करें तो ऑल्टरनेट हो सकता है कि जो वर्तमान कानून है उनमें बदलाव किया जाए। हर तरह की चीज जो महिला कहती है वो मान ली जाती है और 498 का मामला दर्ज हो जाता है। तो इन कानूनों में बदलाव किया जाए समय के हिसाब से, क्योंकि सारे कानून बहुत पहले बने थे। 2005 में डीवी एक्ट बना। अब ये जो डीवी एक्ट बना है इसमें भी बहुत सारी अधिकार महिलाओं को दे दिए गए, उनको कम किया जाए, उसमें भी संशोधन किया जाए। 125 में संशोधन किया जाए, साफ साफ मेंशन किया जाए कि पत्नी अगर पढ़ी लिखी है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इससे ऊपर है तो उसको मेंटेनेंस ना दिया जाए, क्योंकि वो खुद अर्न कर सकती है, खुद कैपेबल है। ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर रूप में मेंशन हो और इन कानूनों में संशोधन हो तो आपको रिलीफ मिल सकता है। दूसरा, व्यवस्था में परिवर्तन हो। जो एफआईआर आपकी दर्ज होती है, महिला जाके बोलती है और एफआईआर दर्ज हो जाती है, एविडेंस हो या ना हो, आप एविडेंस के साथ जाते हो तब भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो इस व्यवस्था में परिवर्तन हो। पुलिस वालों की जवाबदेही हो कि अगर उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करी है तो कारण बताएं किस आधार पर दर्ज करी है। ऐसा नहीं है कि वो बिना एविडेंस के महिला आएगी और वो एफआईआर दर्ज कर देंगे। 376 की हाथ भी नहीं लगाया होता फिर भी 376 की एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो ये जवाबदेही पुलिस वालों की निश्चित होनी चाहिए। यानी कुल मिला के जो पहले से व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, ये कानून चले आ रहे हैं, इनमें परिवर्तन संशोधन की जरूरत है। ये दूसरा पॉइंट। पहला, पुरुष आयोग, उसका विश्लेषण हमने किया। सेकंड, इसके ऑल्टरनेट के रूप में इस बात को देखा जा सकता है कि जो वर्तमान महिलाओं के फेवर में कानून है उन सब में परिवर्तन हो और जो पुलिस की व्यवस्था है, जिस प्रकार से पुलिस काम कर रही है, उसमें परिवर्तन हो। तीसरी चीज, पुरुषों के हक में अलग कानून बने। जैसे डीवी एक्ट 2005 है महिलाओं के लिए, इसी तरह से डीवी एक्ट 2021 या 2022 बने पुरुषों के लिए, जिसमें पुरुषों को इसी तरह से अधिकार दिए जाए कि अगर पुरुषों के साथ मारपिटाई होती है तो उनको यह अधिकार है। यदि किसी की पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, उसके प्रूफ है, तो पुरुषों के पास यह अधिकार है। और यदि पत्नी जो है क्रूरता कर रही है तो पुरुषों के पास यह अधिकार है। यानी ऐसा नहीं है कि पुरुषों को केवल डाइवोर्स का अधिकार दे दिया कि क्रूरता कर रही है, एडल्ट्री कर रही है, जो भी कर रही है, आपको डाइवोर्स का अधिकार है, वो भी आप सालों उलझोगे उसमें। खुल के अधिकार दिए जाने चाहिए पुरुषों को भी महिलाओं की तरह, और इंटरिम रिलीफ 6 महीने के अंदर अंदर ग्रांट हो। तो ये जरूरत है इस तरह के कानून पुरुषों के लिए बने, तब जाके मैं मानता हूं रिलीफ मिलेगा। अगर इस प्रकार के आयोग बन जाते हैं तो बनने के बाद भी मैं नहीं मानता कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा काम होगा और वैसा रिलीफ पुरुषों को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आयोग के साथ साथ वर्तमान कानूनों में परिवर्तन और नए कानून पुरुषों के हक में बनने की जरूरत है, समय की मांग है। अगर इतना होगा तो आयोग भी काम कर सकता है अच्छे तरीके से। अदरवाइज आयोग जो होगा ना, वो केवल रिपोर्ट तक सिमट के रह जाएगा, या फिर जो हैंकी पैंकी काम हमारे देश में होते हैं वहां तक सिमट के रह जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम बात करते हैं कि आयोग, कानून में परिवर्तन या नए कानून कब आएंगे पता नहीं, क्योंकि लोग इसके लिए प्रयास तो कर रहे हैं। आयोग कब बनता है नहीं पता, कानून में कब बदलाव आएगा नहीं पता, तो तब तक हम क्या करें। अब दोस्तों हमने क्या करना है, हमको अपनी अपनी सिटी में अपने अपने ग्रुप बनाने हैं। कहने का मतलब आपका छोटा शहर है, वहां पर एक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर किसी तरह का एडवर्टीजमेंट से आप एक पर्चा छपवाइए कि भाई ये नंबर है, इस नंबर पे सारे पुरुष ऐड हो जाओ जो भी पीड़ित है। अब देखिए जो पीड़ित है वो कहीं ना कहीं से राहत पाता है। अब ग्रुप का मतलब वो ग्रुप नहीं है जो आजकल बने हुए हैं। आजकल हजारों के हिसाब से फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हुए हैं और उसमें बस वो मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, हो कुछ भी नहीं रहा है। तो दोस्तों ऐसे ग्रुप अपने को नहीं चाहिए। अपने को, आपको जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं वो डिसिप्लिन ग्रुप बनाना पड़ेगा, जिसको लीड वो लोग करें जो एक्चुअल में थोड़े समझदार हैं, सभ्य हैं, हायर ऑफिशियल से बात करने का उनको लहजा है, उनको पता है कैसे बात की जाती है और कैसे चीजों को सेटल किया जाता है। अगर हम केवल ग्रुप बना करके उसके अंदर असभ्य भाषा का यूज करेंगे, जैसे आजकल लोग कमेंट में लिख रहे हैं भगोड़ी, लुटेरी, छुटेरी, क्या क्या दुनिया भर का लिख रहे हैं औरतों के लिए, इन सबसे भैया कुछ नहीं होने वाला है। जुबान को सभ्य रखना जरूरी है अगर आपको इंसाफ चाहिए। यदि आपको बताना है कि हमारा जो ग्रुप है वो कहीं पे स्टैंड करता है और हम वास्तव में हमारी कोई इमेज, कोई इंप्रेशन समाज के अंदर है, तो सबसे पहले आपको सभ्य रहना सीखना पड़ेगा। आपकी जो बात है, बात में दम तभी नजर आएगा जबकि आपकी लैंग्वेज जो है ना वो बिल्कुल साफ सुथरी होगी। अगर आपको किसी पे गुस्सा भी उतारना है ना तो उसे जम के हड़काइए, लेकिन जब हड़काएं तो मुंह से गाली नहीं निकलनी चाहिए। ये होती है सभ्य लोगों की पहचान, वो हर चीज को मैनेज कर लेते हैं अपने तरीके से। लेकिन दोस्तों अगर हम असभ्य लोगों को ग्रुप के मेंबर बना देते हैं या कोई आप किसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो उसका मेंबर बना दोगे, तो होगा क्या, केवल झंडे डंडे तक सीमित हो जाएगा आपका पूरा मामला, कहीं भी कुछ भी इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी जगह आपका एक प्रॉपर ग्रुप है, जिस ग्रुप में सभ्य लोग, पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं और वो सब चीजें जानते हैं। अब किसी भी पुरुष को कोई कॉल आती है पुलिस स्टेशन से, तो पूरा का पूरा ग्रुप में एक मैसेज ट्रांसफर हो और पूरा का पूरा ग्रुप जाके थाने पे खड़ा हो जाए।
हेल्प योर सेल्फ। आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, कोई भी ऊपर से नहीं आने वाला। जो भी लोग हैं दोस्तों वो आपको केवल समझा सकते हैं, तो इसलिए आपको अपनी मदद खुद करनी है। जब भी ऐसी कोई कॉल आती है, आपका जो भी आपके शहर का ग्रुप है, पूरा ग्रुप जाकर के थाने में खड़े हो जाओ। देखते हैं कौन सा पुलिस वाला गलत एफआईआर दर्ज कर देता है, कैसे उसकी इतनी हिम्मत पड़ जाती है बिना एविडेंस के एफआईआर दर्ज करने की। पॉसिबल नहीं है। अगर 10 पढ़े लिखे लोग भी जाकर के आईओ के सर पे खड़े हो जाए ना, आईओ गलत नहीं कर सकता। और हम बात कर रहे हैं पूरे ग्रुप की, लेकिन ध्यान रहे मैंने कहा पढ़े लिखे। इस तरह के लोग नहीं जो दंडियों और जाकर के वहां चिल्लाने लग जाए, आवेश में आ जाए और डंडे लेके पहुंच जाए, फिर तो उल्टा आप पे भी एफआईआर दर्ज हो जाएगी उसके साथ साथ। तो इसलिए पढ़े लिखे सभ्य डिसिप्लिन लोगों का एक ग्रुप हर शहर में होना चाहिए और आपको मदद करनी है। अब दोस्तों देखिए, कमेंट करना बड़ा आसान है, लेकिन जब एक्चुअल में स्टेप लेने की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। किसी को एक कॉल आए कि हाँ भाई वहां चलना है, थाने में एफआईआर दर्ज हो गई, सबको अपने काम याद आ जाते हैं कि मेरा ये है भाई, मेरी ये मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। आप देखोगे कि अगर आपके 100 लोगों का ग्रुप है तो 10 लोग भी वहां नहीं पहुंचते, जनरली ये देखने में आता है। तो फिर आप किससे उम्मीद करते हैं कि कौन आकर के आपकी हेल्प करेगा? अगर आपको वास्तव में अपने लिए और सबके लिए न्याय चाहिए तो आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। आपके ग्रुप में 100 लोग हैं और अगर एक मैसेज आ गया कि किसी एक पुरुष को थाने बुलाया गया है, तो 100 के 100 लोग उसके साथ में उस समय पर होने चाहिए। फिर देखिए परिवर्तन कैसे होता है। और कोई भी एफआईआर, कोई भी बंदा गलत आपके खिलाफ दर्ज नहीं कर सकता। दोस्तों अनुभव बता रहा हूं अपना, ऐसे बहुत सारे मामलों में होता है जहां पे गांव में कुछ गलत होता है, पूरा गांव जाकर के थाने में खड़े हो जाता है। थानेदार को सुननी भी पड़ती है, माननी भी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो वो आपके ऊपर है कि क्या आप लोग सक्षम हैं ऐसे ग्रुप बनाने में, क्या आप लोग इतना टाइम निकाल सकते हैं दूसरों के लिए और अपने लिए। अगर आप सोचोगे कि कोई आकर के आपकी हेल्प कर देगा और गोद में उठा करके आपको ले जाएगा, आपकी मदद करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको अपनी मदद स्वयं करनी पड़ेगी, स्वयं कदम लेने पड़ेंगे, तब आपको रिलीफ मिलेगा। ऐसा करके देखिए और अपनी अपनी ईगो को छोड़ के, क्योंकि हर एक आदमी का क्या है, आजकल वो अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझता है। मैं बड़ा हूं, मेरे को ज्यादा अकल है, मैं ज्यादा समझदार हूं, अपने आप को हर कोई समझदार समझता है। तो आपको अपने बीच में से चुनना पड़ेगा कि वास्तव में आपके बीच में समझदार व्यक्ति कौन है, जिसको इतना तरीका लहजा है कि वो जाकर के आपको रिप्रेजेंट कर सके थाने पे, एसएसपी के सामने या फिर इवन मुख्यमंत्री के सामने। तब जाकर के आपका ग्रुप चल सकता है। फालतू के ग्रुप बना करके पूरे दिन भर उसमें उलझे रहने से कुछ नहीं होने वाला है कि आप इधर की अखबार की कटिंग उठा के डाली, उधर की अखबार की कटिंग उठा के डाली। इससे केवल आप न्यूज पढ़ सकते हो कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो इसको रोकना है तो उसके लिए आपको कदम लेना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। और अपनी किसी पर्सनल समस्या के लिए यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।